वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक और आए हैं कोई। किस सर्विस में आपका सिलेक्शन हुआ है? विशाल, अच्छा, किस सर्विस में आपका सिलेक्शन हुआ है यूपी में? सर, उत्तर प्रदेश में सर लेखापाल के पद पर हुआ है सर। बढ़िया प्रखंड लेखापाल हमारे पद पर। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में लेखापाल? सर डीसीएल ऑफिस में। डीसीएल ऑफिस, हमें पता नहीं डीसीएल ऑफिस, हमें बहुत दिन हो गया हिंदुस्तान छोड़े। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कनेक्शन। आप सबको नमस्कार। से बात हो रही है, राजीव जी पहले आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जुटाने में, शिक्षकों को खासकर। तो मैं ये बताना चाहता था कि वानप्रस्थ का जो हमने 4 साल पहले शुरू किया था, उसका उद्देश्य बहुत साफ है कि जो लोग अपनी गृहस्थ आश्रम से मुक्ति पा चुके हैं, अपने बाल बच्चों को, अपने सबका अपनी गृहस्थी का जो जीवन था उसमें जो जवाबदेहियां थी उससे वो आगे बढ़ चुके हैं और अब थोड़ा समय है कि समाज को दे सके। तो समाज को देने की जो प्रक्रिया है उसको हम चाहते थे कि लोगों के मन में जो भाव होंगे कि समाज ने हमको काफी दिया है, पूरे समाज को दें। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग करते हैं कि बच्चों को बताएं कि कैसे आगे बढ़ना है, खासकर रूरल बच्चों, क्योंकि रूरल बच्चों को बहुत सी चीजें आज की दुनिया में भी पता नहीं है। अब मोबाइल मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, लेकिन अभी मैं किसी को पढ़ा रहा था तो पीएम और एमपी का अंतर पूछो तो बच्चों को पता नहीं पीएम और एमपी क्या होता है। एमपी का फुल फॉर्म पूछो तो नहीं पता है, पूरा मोबाइल है और सब कुछ है, लिखते भी नहीं पता। तो इसलिए मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को पता है। तो हम लोगों का उद्देश्य था कि कम से कम हमारे शिव कुमार जी जैसे लोग जो चाहते हैं समाज को देना, वो क्या दे सकते हैं। तो बड़े लेवल पर तो कुछ नहीं दे सकते हम, उसके लिए जैसा विशाल बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जितना कम बात किया जाए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे लेवल पर हम लोग उसको देने की कोशिश करेंगे तो बड़े लोग उसको रोक लेते हैं। तो चलो छोटे लेवल पर हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया या उनको बताना शुरू किया। तो कुछ चीजें हमने की हैं, जैसे हर शनिवार को हम लोग सेमिनार करते हैं जिसमें बच्चों को इस तरीके की चीजें बताते हैं। देखो, एसएससी नौकरी का साधन है, फौज एक नौकरी का साधन है, पुलिस एक नौकरी का साधन है, और वो बताते हैं कि किस तरीके से वो नौकरी में जाया जा सकता है। तो जिन बच्चों को पता नहीं है उनको बेसिक चीजें बताते हैं। उनकी कोचिंग हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है यहाँ से करना, लेकिन उनको कम से कम एक मन में बीज डाल देते हैं कि ये नौकरी है जिसके बारे में तुमको पता नहीं। तो इस माध्यम से हमने बहुत से ऐसे प्रयत्न किए हैं, जैसे बैंकिंग में सेमिनार किए हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में सेमिनार किए हैं, एग्रीकल्चर के बारे में सेमिनार किए हैं, अग्निवीर के बारे में सेमिनार किए हैं, फौज में जाने के अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स के या एनसीओ के सिपाहियों के लिए सेमिनार किए हैं। किस तरीके से इन जो नौकरियां नहीं जानते हैं, जैसे बहुत से लोग जानते नहीं है कि होटल मैनेजमेंट भी एक नौकरी है, उसके बारे में सेमिनार किया, जर्नलिज्म के बारे में सेमिनार किया। तो हम करीब 100 से ज्यादा सेमिनार कर चुके हैं ताकि जो रूरल बच्चे हैं उनको पता चले कि और भी सरकारी नौकरी के अलावा और भी नौकरियां हो सकती, ये उनके मन में कुछ उत्सुकता देना है। दूसरी चीज जो है वो थोड़ा फोकस है कि उनको अंग्रेजी बोलना सिखाएं, क्योंकि अंग्रेजी बोलना जो है वो हमारे बिहार में कम से कम या यूपी में वो इतनी झिझक की बात होती है। आपके पास आप कितना भी तेज हो, लेकिन अगर आप अगला वाला अंग्रेजी बोल रहा है और
वहां जाएंगे आप तो आपको एकदम से एक हीन भावना मन में जगेगी कि अरे यार हमें तो आता नहीं, तो मैं आप चुप हो जाते हैं। तो इस हीन भावना को हटाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हर सैटरडे और संडे दोनों दिन मैं अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ। जैसे अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, खुशबू पढ़ रही थी, खुशबू आई यहाँ पर, तो उसको मैं बता रहा था। तो इस तरीके की चीजें हम लोग करते हैं ताकि जो देहाती बच्चे हैं, चाहे किसी उम्र के हों, उनमें एक विश्वास पैदा करें, वो भी बराबर हो सकते हैं शहरी बच्चों के लिए, और उनको भी नई नई चीजें सिखा सकते हैं हम लोग, या वो सीख सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। लंबा बड़ा उद्देश्य ये है कि मेरे जैसे लोग, राजन जी जैसे लोग जो वयस्क हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं, वो इससे जुड़े, और वानप्रस्थ के माध्यम से ही नहीं, अपने पर भी, अपने कहीं भी जिस तरीके से भी हो, अपने गांव में, अपने शहर में कुछ समाज को दे। तो ये हिंदुत्व का, ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ था किसी जमाने में, कि ऐसे ही लोग समाज को देते तो समाज आगे बढ़ता। तो वो एक लंबा सा बड़ा सा उद्देश्य है, लेकिन उसका छोटा सा एक तरीका हम लोगों ने ढूंढा है कि इस तरीके से बच्चों को मदद कर सके और समाज को कुछ दे सके। तो ये सोच के हमने वानप्रस्थ शुरू किया था कुछ 4 साल पहले, 3.5 साल पहले। तो हमें तो बस इतना ही करना था। शिव कुमार जी, अगर आपको जोड़ना चाहें तो। नहीं, एक ही चीज गुड न्यूज दे रहे हैं कि जो हमारा पहला स्टूडेंट था, याद होगा आपको, 11 अगस्त 2020 को जब हमने शुरू किया था, वो अभी फाइनली किसी सीएपीएफ में ज्वाइन कर गई। सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस में कहीं ज्वाइन कर गई है। वो मंझौल की लड़की थी, सलोनी नाम था उसका। उस समय वो 12th ग्रेड में थी। अभी वो उसको हो गया है किसी सीएपीएफ में, मैं भूल गया, बताई तो थी लेकिन मैं भूल गया किस में हुआ है, सीआरपीएफ या कहीं हुआ है, बिहार पुलिस में नहीं, कहीं और। अभी मैं तो 3 बच्चे हैं यहाँ पर, 3 हैं, 3 सीनियर हैं, मेरे ख्याल से 12वीं क्लास में है या 10वीं क्लास में है। खुशबू है जो कि लॉ में है, पर रुमाना आई है, वो सिलघाटी में है, खुशबू भी सिलघाटी में है। तो इस तरीके से बच्चे हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। कुरमा संस्कृत स्कूल के लोग हैं, तो बहुत अच्छा, अभी काफी लोग आए हैं। तो मेरे ख्याल से शिव कुमार जी आप शुरू करें। जी, तो कुरमा स्कूल के कितने बच्चे हैं आप टाइप कर दो। करीब 25-30 बच्चे होंगे कुरमा स्कूल के, विशाल, जस्ट टू लेट यू नो। कुरमा स्कूल जहानाबाद में है और उसके बहुत सारे बच्चे होंगे। 50 बच्चे हैं कुरमा स्कूल के, तो देख लो आप। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके, जैसा मैं बताया, 5-10 मिनट में टाइम लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? वेरी गुड। तो जैसा मैंने बोला, मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि इस सब्जेक्ट पे डिटेल में वेबिनार हो गया है और मैंने इंटरनेट चेक किया, इस टॉपिक पे बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं। तो सबसे पहले एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और ये बहुत तरह के एग्जाम करते हैं, 6 तरह के एग्जाम करते हैं। एसएससी, सीजीएल, आज फोकस मोस्टली इस पे रहेगा, एसएससी सीजीएल पे, और बहुत सारे और एग्जाम करते हैं जो कि आप इसके वेबसाइट पे, ये वाला क्लिक मैंने किया हुआ लिंक, वो ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है। इस पे ऑफिशियल मैसेज सब रहता है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब वीडियो जब बनाऊंगा इसको डालूंगा तो मोटा मोटी आप देखो, ये सब 6 तरह के एग्जाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसमें बहुत सारा मैसेज आते रहता है। आप इसको देख करके आप सब कुछ पता कर सकते हैं। साथ में कैलेंडर भी रहता है, कब एग्जाम है, कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, सभी डिटेल इसमें रहता है। उसके बाद हम देखेंगे क्राइटेरिया क्या है। तो ये वाला लिंक दिया हुआ है जो कि यहाँ मैंने खोला हुआ है।
तो वैकेंसी कितने हैं, जैसे इस बार वैकेंसी करीब करीब 8500 के आसपास है, तो 7500 से लेकर के 8500 के आसपास वैकेंसी होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग, मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत लोग इस एग्जाम के लिए 4-5 साल एग्जाम देते रहते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी लंबा है। कुछ जॉब के लिए 32 साल तक उम्र है, कुछ के लिए 30 साल है, कुछ के लिए 27 साल है, ऐसे ऐसे अलग उम्र है। तो चूंकि ग्रेजुएशन लोग 20-22 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस एग्जाम को कोई 3 साल कोई 4 साल अटेम्प्ट करते रहता है। तो आपको अपनी क्षमता जरूर जानना चाहिए कि मैं क्या कर सकूं, क्या नहीं कर सकूं, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे पिछले साल एप्लीकेंट मेरे को किसी ने बताया था 2 लाख, लेकिन नहीं, 25 लाख था। और अलग अलग लेवल पे एग्जाम होता है, और उसमें 25 लाख का कितना परसेंट होगा, 8500, लेस देन 1%। तो ले दे करके कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन काफी टफ है, आसान नहीं होता है। तो आप करना चाहिए ट्राई, लेकिन अगर आप अपने को जानते हैं कि मैं इसमें compete नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है, तो आपको अल्टरनेटिव भी सोचना चाहिए। अब इसका भी मैं दे दूंगा, इसमें जैसे कि आप कब होता है, कैसे होता है, वो सब डिटेल दिया हुआ है। और ये बायजूस है, ये तो कमर्शियल कंपनी है। उसी तरह शिक्षा होगी, उसी तरह अलग अलग है। गूगल पे सर्च करोगे एसएससी एग्जाम तो बहुत सारे मिलेंगे, यूट्यूब भी बहुत सारे वीडियो हैं। तो मैं इसको हल्का सा जल्दी से निकल जाता हूँ और यहाँ पे पॉज नहीं करूंगा। पावर पॉइंट में देख लेना कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, 12th ग्रेड में 60% मार्क्स आने चाहिए, किसी खास जॉब के लिए स्टैटिस्टिक्स जरूरी है, बहुत सारा एज वेरी करता है, जिसका इसमें दिया हुआ एज का क्राइटेरिया नीचे, तो वो देख लेना। वही मैं बता रहा था, 25 से लेकर के कुछ जॉब के लिए 32 साल तक है, बट ज्यादातर जॉब के लिए 30 साल का एज क्राइटेरिया है। फिर इसमें सिलेबस रहेगा, नोटिफिकेशन जब आता है वो रहेगा। ये मैं बता चुका हूँ ये दोनों, और मार्क्स और सिलेबस भी यहाँ पे इस वेबसाइट पे दिया हुआ है, और वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। अब ये क्राइटेरिया दिया हुआ, कब एग्जाम है, क्या नोटिफिकेशन मिलेगा, तो ऐसे वेबसाइट में सब इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। और इस पे क्वेश्चन आंसर होगा तो हम आकर के देखेंगे फिर से इसको वापस, क्योंकि मेन उद्देश्य आज के कॉल का है क्वेश्चन आंसर, कि आपके दिमाग में जो प्रश्न है वो आप पूछें। और विशाल जो अभी रिसेंटली पास किया है, तो वो सही ढंग से बिल्कुल जमीनी स्तर पे बताएगा एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, 10th ग्रेड से लेके 12th ग्रेड की पढ़ाई का क्या वैल्यू है, कॉलेज में कौन सब्जेक्ट लेने हैं जिससे फायदा होगा किस जॉब के लिए, ये सब प्रश्नोत्तर में होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पुराना वाला, और भी YouTube के वीडियो देखे होंगे, इसलिए आप सही प्रश्न पूछ पाएंगे। तो ये वाला हाउ टू प्रिपेयर, ये क्वेश्चन आंसर में आएगा। उसी तरह CUT होता है कि देखिए अमेरिका जब हम लोग आए तो पहली बार हम सुने SAT ACT। हुआ क्या कि बहुत सारे बोर्ड, स्कूल बोर्ड, खास करके केरला स्कूल बोर्ड, अपने बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को 100/100 नंबर दे दिए सभी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में भी, सोशल साइंस में भी, मलयालम में भी, अंग्रेजी में भी। फिर जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में हर एक यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलना, क्योंकि मार्क्स के आधार पे था 12th ग्रेड का, तो उनको सबको मिल गया। तो ये सब चीजें देख करके यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, हम अपना एग्जाम लेंगे। तो वही चीज बन करके NTA आया, नेशनल टैलेंट, जो भी इसका नाम है मैं भूल गया, वो एग्जाम कंडक्ट करता है CUET का। तो इसका भी वेबसाइट यहाँ पे है, सरकारी वेबसाइट ये होगा, एग्जाम NTA, और इसमें अगेन सरकार का जो भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो सब यहाँ मिलेगा। और अगर ज्यादा जानना है तो जैसे ये शिक्षा वाला है, इस पे आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसी तरह दूसरे के बायजू में भी होगा,
जितने भी कंपनियां चला रही हैं ट्यूशन वगैरह, वो ये सब बताती हैं। तो इसमें भरा पड़ा होगा इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ये FAQ भी है इसमें दिया हुआ। सभी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी जो इंडिया के हैं, वो इस एग्जाम के आधार पे एडमिशन देती है। मार्किंग स्कीम में पॉजिटिव मार्क्स भी होता है और नेगेटिव मार्क्स होता है। आजकल जितना हो गया, और सब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो मैं अपने तरफ से इतना ही बताना चाह रहा था, इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन के साथ आए हैं। आप क्वेश्चन पूछें और हम लोग कोशिश करेंगे जवाब देने का। जिसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, वो क्वेश्चन हम नोट कर लेंगे और उसका जवाब खोज करके हम फिर से देंगे। मेरे से जुड़ने का तरीका व्हाट्सएप बेस्ट तरीका है, लेकिन ईमेल भी एक तरीका है। वो banprasth@gmail.com। बानप्रस्थ का स्पेलिंग कहीं लिखा है, बानप्रस्थ ये वाला स्पेलिंग है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग है। @gmail.com पे आप मेल करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप लिंक भेज दूंगा। आप जुड़ भी सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो उससे आप प्रश्न वहां भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी प्रश्न है वो पूछे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करते रहता हूँ इसलिए, क्योंकि अगर हमें जाना पड़े इस सब वेबसाइट पे तो हम जा सकेंगे। पहला प्रश्न किसका है? ओके, प्रश्न अगर नहीं तो विशाल तुम कुछ अपने तरफ से बताना चाहो, कैसे तैयारी करते हैं SSC का? जी विशाल एक सेकंड देना चाहता हूँ। मैं जैसे भूमिका बताना चाहता हूँ कि बताएं हमें, तो विशाल से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि वो ये बताएं कि जैसे SSC तो है, इसमें कई बच्चे हैं जो मेरे ख्याल से SSC का पूरा कितनी नौकरियां, कौन कौन सी नौकरियां उसमें होती हैं उसके बारे में नहीं जानते। तो जरा डिटेल में बताएं कि कौन कौन सी नौकरियां उसमें मिलती हैं, किस तरीके की सिपाही की नौकरी मिलती है, क्लर्क की नौकरी मिलती है, किस डिपार्टमेंट में मिलती है, ये सब बताएं। दूसरी चीज, वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग SSC होता है या एक ही SSC होता है, ये भी बताएं। इस तरीके की कुछ विशिष्ट बातें जो SSC के बारे में उसको बताएं, और फिर बताएं कि आपने कैसे तैयारी की, कि आप कितने सफल हुए। तो मेरे ख्याल से अगर उस तरीके से बताएंगे तो बच्चों को थोड़ा समझ में आएगा, उसका बेसिक समझ में आएगा। जी थैंक यू सर। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया गया इसमें बड़े स्तर पे बोलने का। जो भी एक्सपीरियंस है SSC के या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जो बच्चे लगे हुए हैं, पहले तो यह जान लें कि SSC एक तो आप सेंट्रलाइज देते हैं, दूसरे मामले में अलग अलग स्टेट्स के अपने SSC के एग्जाम्स होते हैं। जैसे बिहार में हाल ही में पिछले साल मेरिट बनी थी बिहार SSC की परीक्षा पास करने के बाद अगर केंद्र सरकार के तहत आप परीक्षा देते हैं SSC, तो केंद्र सरकार के तहत आने वाले मंत्रालय हो गए, अलग अलग विभाग, या फिर CAG या फिर महालेखागार के नीचे आप अपर डिविजनल क्लर्क के पद को पदासीन होते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी स्टेट के SSC निकालते हैं तो वहां पर जाकर के आप उस स्टेट के लोअर डिविजनल क्लर्क, या फिर अगर स्टेट की UDC की परीक्षा दे रहे हैं तो अपर डिविजनल क्लर्क के अलग अलग मंत्रालयों में आपको अपने प्रदर्शन के मुताबिक आपको अपने पद मिलते हैं। शायद सर मुझे यह बोलना है कि SSC की तैयारी कैसे करें, मतलब फोकस वही रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए, जो सवाल होंगे पूछे जाएंगे, लेकिन उस पर फोकस करके बोलिए। सर बेसिकली होता ये है, मतलब अगर मेरा ये मानना है कि अलग अलग जो एक्सपीरियंस होते हैं या फिर अलग अलग क्षमता के जो छात्र होते हैं उनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष की कोई समस्या मैं अगर जान पाता कि हाँ किस लेवल का कंट्रीब्यूशन, तो
बोल पा रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो उससे मैं ज़्यादा सहज हो पाऊंगा, मैं समझा पाऊंगा। वैसे तो बोलने के लिए बहुत लंबा टॉपिक हो, अगर कोई एक प्रॉब्लम आता है कि हाँ किसी स्टूडेंट के पास कोई पर्टिकुलर कंफ्यूजन है या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आई विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट टू स्पीक। हेलो, मतलब मैंने जो प्रिपरेशन की अथवा मेरे इर्द गिर्द जो मेरे साथी संगी थे जो प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, बिल्कुल टीम गंपा रही कि वो भी सेलेक्टेड है आज वो अपने पदों पे पदासीन। तो मैंने जब महसूस किया मुझे जॉब लेने में मुझे लगा कि थोड़ा सा डिले हुआ, आशा करता हूँ कि लोगों को ना हो, मैंने अपना अनुभव मैं शेयर करूँ। मूलतः तो बिहार के परिवेश में होता ऐसा है कि हम सभी लोग जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं और पास करने के तुरंत बाद हम स्वप्न देखते हैं कि किसी भी सरकारी पद पे हमारा चयन हो जाए। ये एक सामान्य सा अवधारणा है बिहार में रह रहे युवकों का, या फिर ज्यादातर युवकों की अवधारणा रही। और एक बड़ा लंबा ट्रेंड है कि जैसे ही इंटर की परीक्षा पास करते हैं और मोस्ट ऑफ द बच्चे क्विज कॉन्टेस्ट में जाते हैं हिस्सा लेने, ग्रामीण परिवेश में फिर शहरों में भी एक जगह खड़े होकर के ज्वाइंट स्टडीज होती है और एक लूसेंट हो गया, फिर किसी भी पर्टिकुलर किताब से टॉपिक पढ़ते चले जाते हैं और लंबी तैयारी के बाद ही सफल हो पाते। मेरा ऐसा मानना है कि एसएससी की परीक्षा के लिए बहुत लंबी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएससी 100 नंबर की परीक्षा लेती है। यदि हम सीजीएल की बात करें या फिर किसी भी पद पे एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, तो 100 नंबर की परीक्षाओं में 25 अंक जो होते हैं, 25 प्रश्न जो होते हैं वो गणित के होते हैं, 25 होते हैं रीजनिंग के, 25 होते हैं आपके सामान्य ज्ञान से और 25 अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं। और जैसा सर ने पहले ही बताया कि 1% से कम रेशियो होता है सफल होने वाले लोगों का, तो फाइट बहुत टफ होती है। तो सबसे पहले एज एन एस्पिरेंट हमको ये कंफर्म करना होगा कि हम कैसे अपने आप को उस जोन में लेके आ सकें ताकि हम सफल हो पाए। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है आपके एसएससी की परीक्षाओं को पास करने के लिए वो होती है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर मैथमेटिक्स और रीजनिंग प्ले करती है। तो एक स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी अर्थमेटिक्स बहुत अच्छा काम करे। एक एसएससी के एस्पिरेंट के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये रहना चाहिए कि वो प्रयास करे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जाकर के कहीं से भी उसको डिफिसिट का सामना ना करना पड़े, वो अपने आप को उस योग्य बनाए। हालांकि वो ज्यादा समय ले सकता है अपने आप को योग्य बनाने में, लेकिन वो स्वयं को इतना योग्य बनाए कि यदि 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 25% का निगेटिव मार्क्स तय है, मतलब हर एक 4 प्रश्न का उत्तर गलत देने से आपके अंक काट भी लिए जाए, उस अवस्था में भी वो अपने आप को 90% लायक तो बिल्कुल बना कर रखे। ये बड़ा महत्व रखता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे आंकड़े देखे हैं। ज्यादातर सफल छात्र वही रहे हैं एसएससी की परीक्षाओं में जिनका गणित और रीजनिंग में बहुत अच्छा कमांड रहा है। ये पिछले 10 सालों के आंकड़े के ऊपर मैं बता पा रहा हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो स्वयं को गणित और रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये आपका फंडामेंटल गोल होना चाहिए वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी योरसेल्फ। दूसरी चीज आ जाती है सामान्य ज्ञान में। तो सामान्य ज्ञान पढ़ते समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि वो लगातार स्तर पे सामान्य ज्ञान का तो अंत है नहीं। संपूर्ण इतिहास पढ़ते हैं, कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि वो वैश्विक इतिहास भी पढ़ते हैं, विश्व का इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं। धड़ल्ले से जितनी किताबें मिलती हैं वो पढ़ना जारी रखते हैं और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं। सामान्य ज्ञान पे मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान से जुड़े जो प्रश्न आते हैं उनमें इतिहास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इतिहास में यदि देखा, यदि 10 प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, तो उन 10 प्रश्नों में से तकरीबन 3 प्रश्न जो होते हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास से हो रहे हैं। वर्तमान ट्रेंड में 2 प्रश्न जो होते हैं या फिर अधिकतम कई बार 3 प्रश्न वो मध्यकालीन इतिहास से पूछे जा रहे हैं और 4 अथवा 5 प्रश्न जो होते हैं वो आधुनिक इतिहास से पूछे जा रहे हैं। यही ट्रेंड चलता रहा है, वो चाहे बिहार एसएससी की बात करें या उत्तर प्रदेश एसएससी की बात करें या फिर सामान्य एसएससी की ही पूरा बात करें, तो यही ट्रेंड है।
और गहराई में जाते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास को देख लें, यदि 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एकदम तय माना जाए कि उसमें से एक या कई बार 2 प्रश्न जो होते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाएंगे, एकदम ये बिल्कुल तय है। तो आदमी को वैसे सेंट्रलाइज वे में पढ़ाई करनी होगी कि हाँ, अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो ठीक है, संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स अच्छा कमांड चाहिए। सिमिलरली अगर हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक जमाना था जब सिर्फ सल्तनत काल या फिर मुगल काल से प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड बदल करके सल्तनत काल और मुगल काल के समकक्ष चलने वाले राजपूत वंशों का इतिहास पूछा जाता है। तो इंस्टीड ऑफ स्टडिंग सल्तनत काल या मुगल काल, हम आसपास के छोटे राजपूत वंश जो शासन कर रहे हैं मध्यकाल में उनका इतिहास ज्यादा पढ़े तो उनको ज्यादा फायदा देता है। और आधुनिक इतिहास सबसे ज्यादा महत्व रखता है। आधुनिक इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 से शुरू हो रहा है उसको लेकर के भारतीय आजादी से और सर्वाधिक महात्मा गांधी से जुड़े, गांधी युग से जुड़े प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो गांधी पे भी विशेष फोकस करते हैं। तो कई बार ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हम एकदम लगातार बदलने से पढ़े जा रहे हैं। विस्तृत इतिहास पढ़ने की मुझे नहीं लगता है कि कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अधिकतम 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सामान्य कैटेगरी के होते हैं, वो बन जाएंगे। एक सामान्य लड़का तैयारी में लगा हुआ है तो उन प्रश्नों को हल कर ही लेता है। सिमिलरली ज्योग्राफी में चला जाए तो ज्योग्राफी का एक दूसरा ट्रेंड सर, मैं सही जा रहा हूँ? आई एम स्पीकिंग गुड? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सर जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सर ज्योग्राफी पढ़ने में मैंने जो एज्यूम किया है अपनी सोसाइटी में, हमारे यहाँ किताब आती है लूसेंट सामान्य ज्ञान, और वो लूसेंट सामान्य ज्ञान से हर रोज लोग टॉपिक्स पे लिख के चले जाते हैं कि हाँ कल पेज नंबर 6 से लेकर के पेज नंबर 10 तक याद करके लाना है, और यहाँ पे हम अपने बीच में वो एक छोटा सा क्विज रखेंगे और हर एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा तो दूसरा उत्तर देगा। इसका बहुत दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता। बहुत देर तक अपने दिमाग में आप उस चीज को नहीं रख सकते। अगर पूछ ले रहे कि सरसों नदी कहाँ बहती है और यदि सिर्फ आपने बस एक बार सुना हो तो दोबारा आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो अपने पास ज्योग्राफिकल मैप और पॉलिटिकल मैप जरूर रखें, और ऑन दैट बेसिस आप अपनी ज्योग्राफी पढ़ें। ज्योग्राफी पढ़ते समय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग global geography, you should be advised to study, Indian geography. Indian geography वो political map पे भी पढ़े और geographical map पे भी पढ़े। Indian geography पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो geography पढ़ने के लिए या फिर geography कंपटीशन में geography के सवाल ना छूटे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो geographical structure आपके दिमाग में होना चाहिए। वो तभी होगा geographical atlas या फिर geographical या political map की सहायता से पढ़ रहे हैं। ऐसा बोलने के लिए बोल दिया जाएगा कि हिमालय 3 श्रेणियों में बता हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि वो 3 श्रेणियां कहाँ से कहाँ तक फैली हुई। तो वो ज्योग्राफिकल मैप का सहारा लें और उस ज्योग्राफिकल मैप पे ही अपना टिक मार्क करके, जैसे आप अंडरलाइन वगैरह करके पढ़ते हैं, उस मैप को बिल्कुल रंगे और दिमाग में उसकी तस्वीर होनी चाहिए, ताकि जब भी आपसे पूछा जाए वो सवाल तो आपके दिमाग के सामने वो मैप आ जाए और आपको सवाल बनाने में सुविधा हो और समय रहते आप उस सवाल को हल कर पाए और अगले सवाल के लिए कुछ समय बचा लें। तो मेरे एक्सपीरियंस पे मैं इतना बोलूंगा कि ज्योग्राफी के लिए मैप जरूर इस्तेमाल करें। तीसरा सर इम्पोर्टेंट, एसएससी की परीक्षाओं में सबसे आसान सवाल जहाँ पे पूछे जाते हैं वो होता है पॉलिटी। मैं मानता हूँ कि अगर कोई सामान्य सा बच्चा है तो बिना किसी विशिष्ट तैयारी के भी पॉलिटी का सवाल हल कर सकता है। उसके लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल्स को जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है और जिसको याद करना बहुत दिक्कतें होती हैं। भारतीय संविधान के सभी 22 भाग और सभी अनुसूची पता होने चाहिए। अगर कोई पूछ लेता है कि भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है, एकदम धड़ल्ले से बोल देना है कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में भाग 1 बताता है। अगर कोई सवाल पूछ ले कि हाँ नागरिकता कहाँ प्रदान की गई है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से, तो ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक कुछ बताता है कि भारतीय सरकार या फिर भारतीय संविधान किस आधार पर नागरिकता प्रदान करती है। तो एक फैक्टर ये जो हमारे पॉलिटी का है वो बहुत बड़ा चिंता का सबब नहीं। पॉलिटी बड़ा ही आसानी से याद होने वाला तथ्य है और मूलतः पॉलिटी में आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल के इर्द गिर्द ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप पढ़ना नहीं है। कुछ बचे हुए आर्टिकल
आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 5, आर्टिकल 40, 300 मतलब कुल मिला के 25 से 30 आर्टिकल ही पूछता है एसएससी। उससे ज्यादा पूछता नहीं, कभी पूछा नहीं। तो भारतीय संविधान या फिर पॉलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। अगर कायदे से पढ़ा जाए तो 15 दिन से ज्यादा का सिलेबस नहीं है एक सामान्य बच्चे के लिए भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रिलियंट वन। इस स्तर पे आप सोशल साइंस की तैयारी करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान करता है, इवन मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया मेरी परीक्षा में, वो होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं बोलूंगा कि आप न्यूज देखिए, ऑथेंटिक न्यूज अगर आप देख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी न्यूज जो इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज हर एक 5 मिनट में बता देता है कि हाँ यहाँ यहाँ ये सब हुआ, वो जरूर देखिए। प्रमुख पुरस्कार वगैरह के बारे में जरूर जानिए, हर एक वर्ष का हर एक विद्या वर्ष के प्रमुख पुरस्कार जिनको दिए गए, इन चीजों के बारे में आप बाकायदा नोट्स बनाइए। और जब भी करंट अफेयर्स पढ़िए आप बिना लिखे छोड़िए मत। करंट अफेयर्स को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि कई बार लोग करंट अफेयर्स खूब पढ़ते हैं, उनको याद होता है, लेकिन उनकी राइटिंग की हैबिट नहीं होती। इवन मुझ में नहीं थी करंट अफेयर्स लिखने की हैबिट, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कई बार करंट अफेयर्स में भूल जाता। मैं एक बार मैरी कोहम से संबंधित सवाल में भूल गया था, तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि मैंने लिखा नहीं था और मैं किसी दूसरे मुक्केबाज पे टिक लगा के चला आया। तो ये मेरा दुर्भाग्य था, उस नौकरी में मेरा चयन भी नहीं हुआ था 2 अंकों के कारण। तो करंट अफेयर्स जब भी पढ़ें आप जरूर उस करंट अफेयर्स को लिखें। करंट अफेयर्स लिखने का फायदा ये होता है कि आपको लंबे समय तक याद रहता है, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने साथ जहाँ पे कंफर्टेबल है अपने प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए तो स्वतंत्र है। तीसरी बात आती है सर इंग्लिश की, और इंग्लिश एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। चौथी बात माफ कीजिएगा, सबसे आखिरी में अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं अंग्रेजी की बात करूंगा तो मैं एक सेंटेंस हमेशा से बोलता हूँ कि एसएससी नॉट फॉर हार्ड वर्कर्स, एसएससी फॉर स्मार्ट वंस। एसएससी जो है वो स्मार्ट कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया, वो लोग जो स्वयं को भीड़ से अलग साबित कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल जोन ऑफ एसएससी। तो जो स्वयं को भीड़ से अलग रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट के एसएससी में तो अंग्रेजी के सवाल पूछता ही नहीं, मैं सेंट्रलाइज एसएससी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ अंग्रेजी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। और ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो बिहारी स्टूडेंट्स के लिए मील का पत्थर साबित होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अंग्रेजी से बड़ा घबराते हैं, बहुत सहज नहीं होते हैं। तो अंग्रेजी पे मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अंग्रेजी को समझने की जरूरत है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको जानने की जरूरत है। तो अगर कोई बता रहा है आपको कि नाउन के 5 भेद होते हैं, तो ये बिल्कुल जानिए कि 5 ही क्यों होते हैं, 6ठा क्यों नहीं हो पाता। तो ये जरूर जानिए, क्योंकि अंग्रेजी एकमात्र ऐसा सेगमेंट रहा है एसएससी का जो दिन प्रतिदिन मैथ्स की तरफ बदलता है, अपने आप को मॉडरेट करता है और ज्यादा परेशानी खड़ा करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इंग्लिश को लेकर मैं इतना बोलूंगा कि इंग्लिश को अपने रोजमर्रा के जीवन में डालिए, और इंग्लिश पे आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जीवन में चाहे जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप सफल ना हुए हो, भले गणित किसी दिन आधा घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन अंग्रेजी कम से कम 1-1.25 घंटा तो जरूर ही पढ़िए। और ग्रामेटिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाइए। और जिस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इवन इफ यू आर स्टडीइंग नाउन, वेदर यू आर स्टडीइंग प्रीपोजिशन, तो उस प्रीपोजिशन को पढ़िए और उस प्रीपोजिशन से संबंधित कम से कम 100 सवाल तो जरूर बनाइए एट द सेम टाइम। अगर एक बार कोई पूछ दे कि हाँ फला जगह पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि his grandfather died dash negligently, एकदम प्रैक्टिस करिए और फुल नेग्लिजेंसी मार दीजिए। और आपके दिमाग में उस समय होना चाहिए यह नियम कि अगर किसी की मृत्यु लापरवाही के कारण होती है, किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद लगे कि मृत्यु लापरवाही के कारण हुई है, तो वहां पे थ्रू प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें टेक्स्ट में जाके पढ़िए, और जब भी इंग्लिश से संबंधित कोई भी टॉपिक, कोई भी रूल पढ़िए, तो एट द सेम टाइम अपनी हेल्पिंग बुक से उससे संबंधित 100 सवाल जरूर बनाइए, ताकि वो भी आपको लंबे समय तक याद रहे। विश्वास मानिए कि जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो बीइंग अ बिहारी स्टूडेंट में यह कह सकता हूँ कि जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला फैक्टर हो सकता है वो अंग्रेजी हो सकता है।
और उसको जीतने का, उस पर विजय पाने का एकमात्र साधन ये है कि जो भी पढ़ रहे हैं आप, एट द सेम टाइम उस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ऐसा कभी मत करिए कि आज मैंने नाउन पढ़ा और कल मैं प्रोनाउन पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। नाउन पढ़िए और आज के आज ही उस पर नाउन पे अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इंटरमीडिएट की परीक्षा करने का ठीक बाद स्वयं को ग्रेजुएट बनाते रहिए और एसएससी की तैयारी करते रहिए, ताकि पहले अटेम्प्ट से ही या तो आपका चयन हो जाए या फिर आपको पता चल जाए कि क्या करने के पश्चात अब आपका चयन हो सकता है। तो इतना ही अभी वर्तमान में बोलना था मुझे। थैंक यू। सर, जो मैं प्रश्न लिखा हूँ, आपने तो बड़ा अच्छा बोला, एक्चुअली बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जो कि समानता की पहचान है। ये सब कोरमा स्कूल ने करीब 15 मिनट पहले एक सवाल पूछा था, तो मेरे ख्याल से उसका जवाब हमें देना चाहिए। उन्होंने पूछा है, व्हाट क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन द इंटरव्यू। तो जरा बताइए कि आपने जो इंटरव्यू दिया उसके आधार पर आपका क्या अनुभव है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उनका जवाब देना चाहिए। सर, मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी जिस पद पे हूँ उसके लिए साक्षात्कार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो प्री और मेंस के ऊपर आधारित परीक्षा थी। हालांकि मैंने साक्षात्कार दिए इसके पहले, मैंने तीन बार साक्षात्कार दिए हैं। अपने जीवन का पहला साक्षात्कार तो मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए दिया था जब मैंने प्री क्वालिफाई किया था। तो साक्षात्कार पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं उस स्टूडेंट को, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इतना बताना चाहता हूँ कि साक्षात्कार तो सबसे अंतिम परीक्षा होती है जो आप दे रहे होते हैं उस पद पे जाने के लिए। तो आपने ऑलरेडी साबित कर दिया है कि आप उन तमाम लोगों में नहीं है जो पहले छट चुके हैं। आप ऑलरेडी सेलेक्टेड तो हैं। अब बस वो एक अंतिम पायदान होता है। तो जो आपका साक्षात्कार दे रहा होता है उसके दिमाग में ऑलरेडी यह बात होती है कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो जरूर है जो यहाँ तक वो पहुंच पाया। तो मूलतः वो साक्षात्कार, मेरा अनुभव यह कहता है कि साक्षात्कार बस इसलिए रखा जाता है ज्यादातर परीक्षाओं में ताकि बस इतना अंदाजा लगाया जा सके कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़िया है। मेरे एक भाई साहब हैं, बड़े भाई हैं, वो बैंक कमिश्नरी ऑफिसर हैं। उनसे 18 सवाल पूछे गए थे, उनमें से वो 15 के जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहाँ पे सॉरी जस्ट डोंट नो जवाब दे करके अपने आप को समेट लिया था। बावजूद उनका चयन हो गया और वो ईश्वर की अनुकंपा से भी बैंक मैनेजर, हम तो ब्रांच मैनेजर हो गए। 7 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब साक्षात्कार के लिए गया था तो मुझसे सामान्य तो प्रश्न पूछे गए। पहले तो मेरा अपना परिचय पूछा गया था जो मैंने बड़ी आसानी से दिया, और परिचय पूछने के बाद यह जानते हुए कि मुझसे इतिहास से संबंधित सवाल पूछे गए थे। कुछ सवालों के जवाब मैं दे पाया था और कुछ सवालों के जवाब में नहीं दे पाया था। हालांकि मुझको इतना इंस्ट्रक्ट किया गया था कि जिस सवाल का जवाब आप ना भी जानते हो उस सवाल के जवाब में आप बहुत कॉन्फिडेंटली यह बोलना कि वर्तमान में मैं उसका उत्तर नहीं जानता था, इसके लिए क्षमा के लिए। तो इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के मतलब मैं एक ही युक्ति बता सकता हूँ, क्योंकि जो आप नहीं जानते वो बिल्कुल नहीं जानते। अगर किसी से पूछ दिया जाए कि पोलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, तो जो बिल्कुल नहीं जानता वो कुछ नहीं बता पाएगा, वो नरेंद्र मोदी बोल के चला जाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं। यदि यूक्रेन के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ दिया जाए, जो नहीं जानता वो नहीं बता पाएगा। साक्षात्कार में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यह बोल देना कि मैं इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान में नहीं जानता, इसलिए मुझे क्षमा करें। ये सबसे अच्छा ओपिनियन होता है। आवश्यक ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उसी ट्रेंड में सामने वाले व्यक्ति से भी वही प्रश्न पूछे जाए। तो मूलतः साक्षात्कार पे मैं इतना बोलूंगा कि अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि जहाँ पे आपको पता हो कि आप हार रहे हैं वहां पे भी आपके चेहरे पे मुस्कान रहे और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए कि हाँ मुझे नहीं आता। तो सामने वाला आपका उसी क्षमता को देखने के लिए बैठा रहता है। मतलब अगर मैं एसएससी के साक्षात्कार की बात करूँ या फिर बैंकिंग सेक्टर में साक्षात्कार बोल रहे हैं, यूपीएससी के ऊपर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बहुत ऊपर की चीज रहेगी मेरे लिए। लेकिन मैंने जो साक्षात्कार दिया उसमें मैंने इतना महसूस किया
या तो आपको वह पता होता है तो वहां पे सहजता से उत्तर दे दीजिए, यदि आपको वह नहीं पता तो बहुत पोलाइटली सामने वाले को ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ बहुत पोलाइट है, पोलाइटली बोल दीजिए कि वर्तमान में मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे क्षमा करें। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ट्रेंड नहीं चल रहा कि उसी ट्रेंड पे क्वेश्चन मतलब लगातार पूछे जाएंगे, तो इसकी संभावना मेरे समझ से बहुत कम रहती है। बस इतना ही। साक्षात्कार के लिए बस अपने आप को हमेशा बिल्ड करिए, साक्षात्कार निकालने के लिए प्रयास कीजिए कि हाँ अपने मित्रों से लगातार डिस्कशन में सम्मिलित रहें और दैनिक जीवन में बहुत उच्च कोटि की भाषा का इस्तेमाल जरूर कीजिए। सामान्य भाषा या फिर ठीक है आपकी मातृभाषा हो सकती है भोजपुरी या हिंदी, आप जरूर बोलें, लेकिन प्रयास करें कि आप दैनिक जीवन में भी जो भाषा इस्तेमाल करें वो बड़ी उच्च कोटि की होनी चाहिए। आपके हैबिट्स दिख जाते हैं कई बार साक्षात्कार में, तो साक्षात्कार के लायक अपनी हैबिट्स ही बना लीजिए ताकि जब आप जाइए तब सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ ये बिल्कुल अपने आप को मॉडिफाई करके नहीं बोल रहा, ये सहज इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही। तो साक्षात्कार को बस इतना। बहुत अच्छा विनय। 2-3 प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, उसमें अगर आप देख लें तो एग्जाम जो रिटर्न टेस्ट होता है वो हिंदी इंग्लिश में होता है या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में भी होता है? जैसा ऑर्डर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो बिल्कुल हिंदी में आपको मिलेंगे प्रश्न। यदि आप किसी ऐसे रीजन से आ रहे हैं जहाँ पे आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज पेपर्स मिलते हैं। अब तो सर आपको चूंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज चुनने का भी अधिकार है, तो वहाँ पे शायद 16 या 17 भाषाएं समान रूप से आपको मिल रही हैं। तो संभवतः यह प्रक्रिया इसी वर्ष से शुरू की गई। ओके। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन जवाब दे दिया। डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं? एसएससी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो एग्जाम के बाद सिलेक्ट करते हैं या शुरू में ऑप्शन देना पड़ता है? एसएससी में तो आरंभ में ही ऑप्शन दे देना पड़ता है। एसएससी की परीक्षाओं में तो आप आरंभ में ही आप अपनी प्रायोरिटी चुन लेते हैं कि हाँ आपकी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, कौन कौन से पद विभागों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी फॉर्म भरने के साथ ही आपकी प्रायोरिटी भर ली जाती है। मतलब मैं पिछले 3 वर्षों से मैंने एसएससी की परीक्षा दी नहीं है, मैं तो अभी स्टेट एसएससी दे रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड यही रहा है, अभी तक बदला नहीं। जी एक सवाल मेरा था, आपने शुरुआत में जो दिया था जो पहला स्लाइड था उसमें था कि एसएससी किन किन चीजों की परीक्षाएं लेती है, तो जरा उस पर जाएंगे क्योंकि मुझे ये पूछना है और मेरे ख्याल से बच्चों के सब के मन में भी ये चीज होगी कि एसएससी किन किन चीजों की परीक्षाएं लेती है, ताकि जो बच्चे ये परीक्षा देना चाहते हैं, तो कोई क्लर्क बनना चाहता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कोई होम मिनिस्ट्री में, कोई सीबीआई में जाना चाहता है, तो किस किस तरीके की परीक्षाएं लेती हैं वो जानना जरूरी है। और दूसरा कि मेरे मन में हो सकता है दूसरों के मन में नहीं हो, अभी तक एक सवाल है कि सेंट्रल एसएससी और स्टेट एसएससी में क्या अंतर है, ये दो चीजें जरा स्पष्ट होनी चाहिए। तो पहले जरा ऊपर जाइए तो जहाँ पर आपने लिखा था कि सीजीएल और इस तरीके की कई चीजें कई एक्रोनिम्स थे जिसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप नहीं देख रहे हैं? मैं फिर हाँ, तो एक है कि तो यही है ना, वो यही वाला है ना, ये देखिए मेरा पावर पॉइंट की आप बात कर रहे हैं तो ये है। तो इसमें मेरे जरा मदद करना एसएससी सीजीएल पोस्ट क्या होता है, और जरा बताइए कुछ उदाहरण देंगे, आप उदाहरण देने में बहुत सक्षम हैं, परीक्षाएं होती है जैसे बताएं हमें, इसमें है ना एग्जाम। तो वो वाला जो है ना तिवारी जी, यहाँ पे देखिए एसएससी जो है और सीजीएल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसमें जैसे डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट जो उसमें जो ग्रेड बी का जॉब है और सी का उसके लिए है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। फिर स्टेनोग्राफर का भी टेस्ट लेता है जो सी और डी ग्रेड का होता है। फिर इंजीनियर के लिए ये
3 डिपार्टमेंट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए लेता है। फिर ये 10th ग्रेड का पता नहीं ये किस लिए लेता है, ये तो मैं पूछूंगा उनसे। और ये कांस्टेबल के लिए भी लेता है, ये सब में। मैं वही आने वाला था सर। जी अगर एसएससी की तैयारी हम कर रहे हैं तो पहले तो यह जान जाएंगे कि एसएससी की कौन सी परीक्षा है जहाँ पे हम अपने आप को सहज स्थिति तो पिछले 8 वर्षों का मेरा अनुभव कहता है कि यूपीएससी में तो 2 ही परीक्षाएं होती है, या तो आप डायरेक्ट यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तब आपको अपने पद का पता चलता है, अन्यथा सीजीएल देते हैं तब आपको पता चलता है कि सरकारी नौकरी लेना कितना मुश्किल है। सीजीएल आए दिन काफी मुश्किल होता जा रहा है, काफी मॉडरेट कर रहा है, लेकिन आज भी पूर्व की भांति अगर आप बिहार में रह रहे बच्चों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं देखता हूँ कि वो फौज में जाने को लेकर के बड़ा उत्सुक रहते हैं। मतलब ज्यादातर बच्चे जो सामान्य कोटि के होते हैं, पढ़ने लिखने में सामान्य वर्ग के बच्चे वो फौज में जाने को लेकर बड़ा उत्सुक रहते हैं, फिर स्टेट पुलिस में जाने को लेकर के बेहद उत्सुक रहते हैं, और जल्दीबाजी में वो कहीं भी कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। एसएससी एक परीक्षा लेता है, एसएससी सीपीयू की परीक्षा होती है, जो सीएपीएफ में या फिर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे अंतिम रूप से चयन के लिए दी जाती है। जब हम देखते हैं सीजीएल और एसएससी सीपीयू का कट ऑफ मार्क्स तो तकरीबन 12 से 14% का डिफरेंस आता है। मतलब यदि एसएससी सीजीएल सामान्य वर्ग में 81 या 82 नंबर के आपका कट ऑफ बनाती है प्री एग्जामिनेशन के लिए, तो वही एट द सेम टाइम 67 या 68 नंबर पे एसएससी सीपीयू आपका प्राइमरी प्री के कट ऑफ बना देते हैं। फायदा इसमें यह होता है सीपीयू में कि आप कम अंक ला करके प्री क्वालिफाई तो कर ही जाते हैं, साथ ही साथ आप मेंस दे देते हैं, और बिना मेंस के रिजल्ट आए आप फिजिकल की तैयारी करते हैं और अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाते हैं। तो वे सारे बच्चे जिनकी हाइट नियर अबाउट 170 सेंटीमीटर 170 है, जो 170 से ऊपर के बच्चे हैं वो हाइट में, मैं जनरल छात्रों के लिए 170 की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका रिजर्वेशन आता जाएगा आपके लिए हाइट और आपके फिजिकल मापदंड भी वैसे वैसे डिक्रीज करते हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि हाँ फिजिकली जो स्टैंडर्ड जो मापदंड रखे गए हैं एसएससी सीपीयू के लिए अगर उसको वो पास कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो एसएससी में ग्रेजुएट लेवल की एक अच्छी नौकरी सीएपीएफ में हो या फिर दिल्ली पुलिस में हो, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर जा सकता है, जो एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है, लेवल 6 की जॉब है। तो सब जब भी एसएससी की बात करें तो वो सारे बच्चे जिनको बड़ा फौज से लगाव है या फिर जो कम एफर्ट लगा करके और ज्यादा देना चाहते हैं तो वहाँ पे उनके लिए सीपीयू की परीक्षा आज भी बहुत आसान है, बस इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको फिजिकल एग्जामिनेशन पास करनी होती है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करनी है। वहाँ पे एक छोटी सी दौड़ होती है, एक हाई जंप होता है, एक छोटा सा गोला होता है, फेंकना होता है, आपके चेस्ट का मापदंड लिया जाता है, और उसके बाद यदि उस कैटेगरी तक को आप पास कर रहे हैं तब तो निश्चित रूप से आपका चयन हो ही जाता है। तो वो सारे बच्चे भी जो सीजीएल वगैरह को लेकर के बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये रहता है कि वेदर दे आर जस्ट गुड स्टूडेंट और गुड इनफ स्टूडेंट, तो दे शुड ट्राई आल्सो फॉर एसएससी सीपीयू। बहुत सारे बच्चे भरते नहीं है, इसको लेकर क्रेज बड़ा कम है, फॉर्म्स भी कम गिरते हैं, वहां पे फाइट भी कम है और नौकरी भी बेहद आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो सीपीयू को लेकर के जरूर सीपीयू का अपडेट लेते रहें, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, और सीपीयू का फॉर्म जब भी है आप उसके लिए जरूर आगे जाएं। विनय जी, सीपीयू का क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है? मैंने कहा कि सीपीयू का क्या फुल फॉर्म है, लगता है सीपीयू सबको मालूम है, क्यों नहीं मालूम है? एक्चुअली सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो उसके लिए उसके वहां पे सर सब इंस्पेक्टर होता क्या है सर कि हम लोग एसएससी
देते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर सर परीक्षाएं होती है एसएससी जीडी की टू बी द कांस्टेबल इन आर्म फोर्सेस। एंड सर यू विल बी वेरी शॉक टू नो, मतलब एसएससी जीडी की परीक्षाएं जो हो रही है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पे जनरल कैटेगरी में सर कट ऑफ मार्क्स रखा जाता है 80, 82। मतलब वो सब सामान्य रूप से आपको कांस्टेबल बनाती है, क्योंकि वो सब इंटरमीडिएट लेवल की जॉब होती है। तो एक्चुअली 10वीं पास करने के बाद आप जीडी दे सकते हैं, लेकिन आपका कट ऑफ होता है 80, 82 और तकरीबन सवाल सीपीयू के स्तर के पूछे जाते हैं। अगर एक अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो बाकी सारे सवाल हो, चाहे गणित के हो या फिर रीजनिंग के हो या फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हो, वो या तो सीपीयू के स्तर के होते हैं या फिर उससे ज्यादा मुश्किल होते हैं, कट ऑफ ज्यादा होता है। और मैं सीपीयू की बात इसीलिए कर रहा था कि यदि आपने अपने आप को 3 साल होल्ड पे रखा, आप बिल्कुल ग्रेजुएट हो गए, और यदि आपने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है, आपके पास फ्लुएंसी है, आपने लगातार पढ़ाई करी है, और थोड़ी सी अंग्रेजी यदि आपकी ठीक ठाक रही, थोड़ी सी भी, या फिर अंग्रेजी को लेकर के आप कंफ्यूज ना रहे, अंग्रेजी में बहुत ज्यादा गलती ना की, तो आज भी ऐसे चांसेस है कि 100 में से 65 नंबर अगर आपके आ जा रहे हैं। अब तो एक EWS नाम का अस्त्र भी है हम लोगों के पास, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनकी भी बात करो या फिर बाकी जहाँ पे रिजर्वेशन है वो तो बिल्कुल फ्री रहे। यदि सिर्फ और सिर्फ यदि वो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की क्षमता रखते हैं, तो बस थोड़ी सी तैयारी करेंगे और आराम से उनका प्री एग्जाम निकल जाएगा। और मुख्य परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा बाधा होती नहीं, गणित बहुत सामान्य स्तर पर पूछा जाता है आज भी सीपीयू की परीक्षा। तो सीपीयू को लेकर के जब भी अगर कोई पूछता है मुझसे, तो मैं जरूर कहता हूँ कि बिल्कुल सीजीएल की तैयारी तो आप करिए, लेकिन उसी स्तर की नौकरी लेवल 6 की जॉब यदि आपको पानी हो तो सीपीयू कुड बी द वेरी गुड चॉइस फॉर द पीपल लिविंग इन सच काइंड ऑफ रूरल काइंड ऑफ एरियाज। अभी 2 ही मिनट बच गया है, ये कॉल सॉरी अभी विशाल अभी 2 मिनट बच गया है, और प्रश्न हो तिवारी जी आप ही प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी कोई पूछ नहीं रहा है। तो अगर प्रश्न हो तो हम अगले लिंक पे जाएंगे।